नमस्कार बच्चों, आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आपकी क्लास का जो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय का जो तीसरा चैप्टर था, तो स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पूर्ण रूप से संस्कृत माध्यम से हिंदी माध्यम में उसको कन्वर्ट करके हमने पढ़ा था उस गद्यांश को। और पढ़ने के बाद में हमने उसमें उस गद्यांश के द्वारा ये शिक्षा पाई कि व्यक्ति को हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी कथा के रूप में वो गद्यांश था। तो लीजिए बच्चों, आज हम उस गद्यांश के उस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं, आप और हम मिलकर के उस प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करते हैं। तो लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। लेकिन बच्चों, मेरा कहना आपसे यही है कि ये जो संख्या दे रखी है, उच्चारण तो मैं करूंगा ही करूंगा आपके सामने, लेकिन इसके साथ में इस संख्या का ज्ञान भी कराऊंगा कि इसको अंकों में क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो वो भी अपनी नोटबुक में आप लोग नोट कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपके। तो लीजिएगा कि पहला जो संख्या दे रखी है आपकी वो है पंचविंशति। पंचविंशति का तात्पर्य होता है 25। क्या होता है बच्चों? 25। अगला देखो, चतुत्रिशत। बच्चों, चतु का मतलब 4, त्रिशत का मतलब होता है 30। 4 और 30 संस्कृत में उल्टा होता है बच्चों। ये इस प्रकार से 4 + 30 बराबर कितने होते हैं? 34 होते हैं ना। 4 + 30 = 34। अर्थात पहले 4 दे रखे हैं और फिर बाद में त्रिशंतन 30, तो ये हो जाएंगे 34, 34। चतुचत्वारिशत। चतुचत्वारिशत, चत्वारिशत का अर्थ होता है बच्चों 40। चतुचत्वारिशत 44। अष्टविंशति। बच्चों, अष्टविंशति का मतलब होता है 28। अष्टात्रिशत, त्रिशत का मतलब होता है 30 और अष्ट उसमें से ज्यादा तो 38। सप्तचत्वारिशत 47। नवविंशति 29। नवत्रिशत 39। पंचाशत 50। विंशति 20। त्रिशत 30। चत्वारिशत 40। द्वाविंशति 22। द्वात्रिशत 32। द्विचत्वारिशत 42। चतुर्विंशति 24। त्रयत्रिशत 33। त्रयचत्वारिशत 43। तो इस प्रकार से बच्चों 25, 28, 29, 20, 22, 24, 34, 38, 39, 30, 32, 33, 44, 47, 50, 40, 42, 43। इस प्रकार से ये संस्कृत में संख्या दे रखी है। उसका मैंने आपको है जो अंग्रेजी में संख्या लिख करके आपको बताई है, जरा इसको ध्यान में रखिएगा। बच्चों देखिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है बच्चों? तो देखिएगा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है, अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्ना। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार, अतिथि सत्कार किसने किया? तो किसने किया बच्चों? श्रीकंठ का तो क्या, श्री कृष्ण मूर्ति। किसने किया? उनके दोस्त का नाम क्या था? श्री कृष्ण मूर्ति। और तस्य, उसके तस्य किसने कहा? उसके जनक जननी या माता पिता, उसके माता और पिता ने और कृष्ण मूर्ति ने क्या किया? उसका आतिथ्य सत्कार किया। ये आपके पाठ के अंदर मिल जाएगा प्रश्न आपको। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा गच्छत। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गए? भैया वो प्रातः समय गए थे। याद है ना आपको, जब पिछली क्लास के अंदर पाठ पढ़ाया तब प्रातः कितने बजे गए थे? 9 वादने, सुबह 9 बजे गए थे। ठीक है बच्चों। सर्वदा कुत्र सुखम
अरे बच्चों हमेशा सुख कहाँ होता है? स्वावलंबने। किसमें सुख होता है? स्वावलंबन। स्वावलंबन में सुख होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, हमने पाठ पढ़ा था, तो हमने ये पाठ में क्या पढ़ा था कि हमेशा स्वावलंबन में सुख होता है। और अगला क्वेश्चन ये है, कृष्ण मूर्ति कति कर्म करासंती। अरे भाई उसके कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर थे रे? अष्टौ। और श्रीकंठ के, उसके तो नौकर थे कौन से भैया? कृत्रिम नौकर थे, ये तो उसके प्राकृतिक नौकर थे 8 कृष्ण मूर्ति के। कौन कौन से थे? दो अस्तौ, दो पादौ, दो कर्णौ, दो द्वे नेत्रे, इसके अष्ट कर्म करासंती। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब लीजिएगा अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो आपका वो है, अच्छा एक प्रश्न, ये 2 प्रश्न और भी बच गए अपने। कश्य भवने, कश्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन। अरे भाई किसके भवन में, किसके घर में सभी सुख साधन थे? किसके घर में थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों श्रीकंठस्य। किसके घर में सब कुछ था? श्रीकंठ के घर में था। और श्री कृष्ण मूर्ति तो बेचारा निर्धन परिवार से था। और कश्य गृहे को अपनी भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर, भृत्य का मतलब नौकर नहीं था भाई, श्री कृष्ण मूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं था। समझ में आ गया ना आपको? ओके, अब आपको प्रश्न ये करना है कि चित्राणि गणित्वा, चित्रों को गिन करके तद अग्रे, उसके आगे संख्यावाचक शब्दम लिखता। चित्रों को गिन कर लिखना है। तो बच्चों चित्रों को गिनेंगे और संख्या कितनी आती है वो इसके आगे संस्कृत में लिखेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक लाइन में कितनी है बच्चों? 12। और खड़ी लाइनें कितनी है? 1 2 3। 12 को 3 से 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 36। तो यहाँ पे आएगा छठ त्रिसंतः। कितनी संख्या हो गई? छठ त्रिसंतः। समझ में आ गया बच्चों? 36। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। और 11 में 1 2 3 खड़ी लाइनें कितनी है? 3। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, यानी कि त्रिसंतः 33। कितनी संख्या हो गई भैया इसकी? 33। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखते हैं इसमें कितनी संख्या है। तो लीजिएगा इसके अंदर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 इंटू 1 2 3 कितने हो गए? 18। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 को क्या बोलते हैं बच्चों? अष्टादश। कितनी हो गई? अष्टादश। संस्कृत में 18 को अष्टादश। इस प्रकार से इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 इंटू 3 1 2 3 इजिकल टू 15 पंचदश। क्या बोलेंगे इसको? पंचदश। कितनी संख्या है? पंचदश। बच्चों आगे देखो, इसको काउंटिंग करेंगे तो बच्चों देखिएगा इसको काउंटिंग करेंगे तो ये कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 1 2 3 4, ये 4 6 तो इधर है, 4 खड़ी है, इजिकल टू 24। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति कितनी हो गई? चतुर्विंशति। ये संख्या 24 हो गई। कितनी हो गई बच्चों? 24। इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 7 इंटू 1 2 3 खड़ी लाइन है 3 7 इंटू 3 इजिकल टू 21। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? एक विशंति। एक विशंति। 1 और 20 कितने होते हैं बच्चों? 21। इस प्रकार से ये आपके चित्रों को गिन करके संख्याओं को संस्कृत में लिखना है बच्चों। लिख लेंगे ना? ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों,
ये संख्या लिखी हुई है आपके गणितीय संख्या अंकों में, इसको यहां से संस्कृत में देख करके लिखना है। जैसे ये 28 है, 28 कहाँ है संस्कृत में, क्या बोलते हैं, अष्टविंशति, ये 28 हो गई। यह 31 है, यानी कि एक त्रिशंतः, यहाँ पे हो गया 31। ये 50 है, पंचाशत, ये हो गए 50। ये 27 है, सप्तविंशति, ये हो गए 27। 24 है, चतुर्विंशति, ये हो गए 24। और 30 है तो त्रिशंत, ये 30 हो गई। 40 है तो ये 40 हो गई। आगे समझ में? ठीक है बच्चों। अब देखो आपको क्या करना है कि चित्र को देख करके कुछ वाक्य की रचना करनी है आपको, और वो भी आपके शब्द दे रखे हैं इस पूरे टेबल के अंदर। अभी सामने चित्र किसका दिखाई दे रहा है, देखो किसान है, किसान काम कर रहा है, फावड़े से काम कर रहा है, खनन काम, खोदने का काम कर रहा है, और वो है जो धान को वो रोप रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे खेत जोत रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो ये सारे शब्द दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एषः, एष शब्द लेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं एषः, एषः कृषकः, एषः कृषकः क्या करता है, क्षेत्रम कृषति, मैंने इनको भी लिया, इनको, ये किसान खेत को है जो कृषति जोतता है, क्षेत्रम, क्षेत्रम, क्षेत्रम कृषति। एक वाक्य बन गया ये। दूसरा वाक्य देखिए, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः, ये दोनों कृषक, ये दोनों कृषक खनन कार्यम, खोदने का काम, कुरुतः करते हैं। दूसरा वाक्य ये बन गया। तीसरा वाक्य बच्चों बनेगा एते कृषिका धान्यम रोपयन्ति, ये सब किसान, एते कृषिका, ये सब किसान क्या करते हैं, धान्यम यानी धान को, रोपयन्ति लगाते हैं, बोते हैं, रोपते हैं। इस प्रकार से 3 वाक्य बन जाएंगे बच्चों इसके अंदर। ठीक है बच्चों? तो लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये समय जो दे रखा है, अंकान पदेषु लिखत, समयवाचक शब्दों को अंकान पदेषु लिखत, अंकों में लिखना है ना, अंकों ये दे रखा है, इसको संस्कृत में लिखना है आपको। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग से दे दिया, समयवाचक अंकान पदेषु लिखत, समयवाचक अंकों को पदों में लिखना है। बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब हम समय देखते हैं तो देखो यहाँ पे दे रखा है 12:30, साढ़े को संस्कृत में स्वार्ध बोलते हैं, सार्ध, क्या बोलते हैं, सार्ध। और 12 को बोलते हैं द्वादश, द्वादश। और बजने को बोलते हैं वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बज गए। कितने बज गए, 12:30। ये कितने बज गए, अष्ट, अष्टवादनम। कितने बज गए, अष्टवादनम। ये कितने, 7:30, तो सार्ध, सार्ध सप्तवादनम, क्या है, सार्ध सप्तवादनम। ठीक है बच्चों? ये कितने, 5 बज गए, पंचवादनम, क्या है, पंचवादनम। ये कितने, 3:30, सार्ध त्रियवादनम, सार्ध त्रियवादनम। और ये कितने, नववादनम, कितने हैं, नववादनम। ओके, इधर देखो बच्चों, 4:30, सार्ध, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। ये कितने, 1:30 बज गए, सार्ध एकवादनम, सार्ध एकवादनम। 10:30, सार्ध
दशवादनम, कितने? दशवादनम। सप्तवादनम, कितने? सप्तवादनम। और ये कितने हैं? सार्ध दो वादनम। आगे समझ में बच्चों? इस प्रकार से आपको समयवाचक शब्दों को पदों में लिखने हैं। अब देखो बच्चों, आपके सामने ये जो लास्ट क्वेश्चन जो है इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इसमें आपको खाली जगह भरनी है। 5 खाली जगह दे रखी है, ऊपर टेबल को देख के भरनी है। फरवरी मासे सामान्यतः खाली जगह दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में सामान्य दिन कितने होते हैं? अब देखो भैया, आपको कभी भी किसी भी महीने के दिन अगर बताने हैं तो एक ट्रिक्स बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनेगा। आप लोग अपने जो हाथ के यहाँ पे टखने हैं, ये कितने टखने हैं बच्चों? 5। ये जो उंगली है ना, इस 4 उंगलियों के टखने देखेंगे आप। इस अंगूठे को छोड़ दीजिएगा। अब जब ये टखने जो है, इस टखने से यहाँ पे अपने महीने गिनना शुरू करेंगे। जो बच्चों यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों इस टखनों पे जो महीना आता है वो महीना 31, एक त्रिशंतः 31 डेज का होता है। इस ट्रिक्स को याद रखिएगा। और जो खड्डे में जो महीना आता है वो होता है 30 डे का। कितने दिन का होगा? त्रिशंतः 30 डे का। बच्चों ध्यान रखेंगे, लेकिन फरवरी का जो महीना है वो 28 या 29 दिन का आता है। वो 4 साल में एक बार 29 दिन का आएगा और 3 साल तक वो 28 दिन का रहेगा। 29 दिन का कब आता है? जब 17 के अंदर जो सन होता है उसके अंदर 4 का जो भाग है, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। जैसे अभी 2021 चल रहा है, इसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो 2021 की जो फरवरी का महीना था उसमें 28 दिन थे। और जब 2022 आएगा तो भी नहीं जाएगा, 28 दिन की फरवरी होगी। 2023 में भी 28 दिन की होगी, लेकिन 2024 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बच्चों उसके अंदर फरवरी जो आपके होगी वो कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की हो जाएगी। कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है आपके दिन निकालने का एक विशेष तरकीब, जो उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। वापस देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से आपको देखना है। जो इसके ऊपर आएगा, जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 या 29, मार्च 31 का, अप्रैल इसके अंदर आ रहा है 30 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी मास में कितने दिन हो जाएंगे आपके? 28 दिन। पहली खाली जगह में ये आएगा। दूसरी है मम शरीरे खाली जगह अस्तु। कितने हाथ है भी हमारे शरीर में? 2। दूसरी खाली जगह में ये हो जाएगा। फिर तीसरा है ऋतु कितनी है? ऋतु भवंती। 6 ऋतु होती है बेटा। कितनी ऋतु होती है? 6। षड ऋतु भवंती। मासा भवंती। मास कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और एक अस्मिन मास से, एक महीने में त्रिशंत, या तो 30 दिन होंगे अथवा एक त्रिशंत 31 दिन होंगे। ठीक है, ये आपको खाली जगह भरनी है। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि अभी हमने पढ़ा था कि ऋतुएं कितनी होती हैं। तो बच्चों ऋतुएं 6 होती है। 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती है? जरा ध्यान दीजिए। हमारे भारतीय महीने कितने हैं? 12 महीने भारतीय हैं। शायद आपको जानकारी होगी नहीं, आप लोग तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस प्रकार से गिनते हैं। वो अंग्रेजी महीने हैं बेटा। अब भारतीय महीने हमारे कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इस महीनों को भी याद रखना जरूरी है। बच्चों संस्कार को प्राप्त करने के लिए संस्कृत विषय पढ़ते हैं, तो इसलिए ये हमारे भारतीय महीने भी हमारे संस्कार के अंतर्गत आते हैं। इससे हमारी संस्कृति बनी रहती है। तो हमें भी भारतीय महीनों को
है जो याद करना चाहिए, उसको अपने दिल और दिमाग में रखना चाहिए। चैत्र और वैशाख महीने के अंदर कौन सी ऋतु आती है बेटा? वसंत ऋतु। ज्येष्ठ और आषाढ़ में कौन सी आती है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु। आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु। मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत और माघ फाल्गुन में शिशिर। इस प्रकार से हमारी भारतीय ऋतु की संख्या कितनी हो गई? 6। शक संवत के अनुसार इस मास में 12 महीनों में 6 ऋतुओं के नाम मैंने आपको बताए। इस प्रकार से ये ऋतुओं के नाम हैं। बच्चों, इसी के साथ में आज आपके इस तीसरे अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर थे उनको हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया है। अब बच्चों आगे हम लोग अगला अध्याय जो है अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।